आपका पुलिस क्लियरेंस वगैरह हुआ है, वीज़ा लगना आसान है। क्या कंपनी रजिस्टर करवा के पाकिस्तानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं? कंपनी बनाई और फॉरेन वीज़ा लग जाएगा। एक्सपेंस कितना आएगा एक कंपनी फॉर्मेशन में? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मीट मुगल स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे गेस्ट से करवाने लगे हैं जो कि बहुत सारी फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवा चुके हैं। हमारा मेन जो आज टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की और वो ये थी कि सर यूएई में बिज़नेस कैसे सेटअप करें, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जा सकती है, यूएई का वीज़ा थ्रू कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कितनी देर लगती है ये वीज़ा लेने के लिए। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए हमने एक्सपर्ट को दावत दी है और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरा वकास, जो कि ना सिर्फ ई कॉमर्स में अपना लोहा मनवा चुकी हैं, प्राइवेट लेबल की एक्सपर्ट हैं और अमेज़ॉन से रिकॉग्नाइज्ड इनकी कंपनी है और बहुत सारे लोगों को ये सर्व कर रही हैं, फ्री नॉलेज अपने सोशल मीडिया पे भी बांट रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अरसलान, हाउ आर यू? पहले तो बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ कि आपने टाइम निकाला। और हमारी ऑडियंस जो कि आजकल हर दूसरा बंदा यही सवाल कर रहा है कि सर दुबई का वीज़ा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का अब सवाल के साथ एक और सवाल ऐड हो गया कि सर हमने सुना वीज़ा नहीं लग रहे लेकिन कंपनी के साथ वीज़ा लग जाता है। तो पहले तो हमें ये बताइएगा, क्या कंपनी रजिस्टर करवा के पाकिस्तानी अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं? अच्छा, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है ऑनेस्टली। गारंटी है वीज़ा की? नहीं। अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि गारंटी दे सकते हैं तो ये थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वीज़ा जो है वो मिनिस्ट्रीज़ दे रही होती हैं, वो अथॉरिटीज़ दे रही होती हैं। तो जीडीआरएफए है यहाँ पे, जो कि एक्चुअली आपको वीज़ा अलॉट करती है यूएई में। तो आपको कोई भी गारंटी से अगर ये कह रहा है कि वो वीज़ा लग जाएगा, तो एक्चुअली ये हिट एंड ट्रायल होता है। प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है वीज़ा के लिए। आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका बैंक अकाउंट अच्छा है, आपका पुलिस क्लियरेंस वगैरह हुआ है, वीज़ा लगना आसान है। अगर कोई हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ी-सी डाउटफुल है, वीज़ा लगना मुश्किल है। अगर आप बात करते हैं कि कंपनी खोल के, यानी कि आप कंपनी अपनी पहले बनवाते हैं यूएई में और फिर आप वीज़ा लगवाते हैं, पहले तो ये बहुत आसान होता था। अब जो चांसेस हैं वो कम हैं थोड़े। उसको हम ये नहीं कह सकते कि आपने कंपनी बनाई और फ़ॉरेन वीज़ा लग जाएगा या फ़ॉरेन आपका इन्वेस्टर वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा या पार्टनर वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। हाँ, अगर आपका कैपिटल ज़्यादा है, आप ऑलरेडी बिज़नेसेस कर रहे हैं यूएई में, आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनी हुई है, तो बिल्कुल वीज़ा लगता है। सो इट मीन्स कि इसका ताल्लुक प्रोफाइल से है। अगर आप फाइनेंशियली गुड हैं, अपने कंट्री के अंदर बिज़नेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं और अब चाहते हैं कि अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करें दुबई जाके, तो फिर दुबई को अगर आप प्रूफ कर देते हैं फाइनेंशियली तो फिर चांसेस चांसेस हैं। हैं। अगेन कोई भी 100% दावा नहीं कर सकता, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप वीज़ा ले सकते करेक्ट। हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में बैठे यूएई में कंपनी ओपन की जा सकती है या उसके लिए आना ज़रूरी है? अच्छा, दोनों बातें हैं इसमें भी अगेन। आप बिल्कुल कंपनी ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बंदा आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके साथ काम कर रहा है, वो इतना प्रोफिशिएंट होना चाहिए कि वो आपका केवाईसी वगैरह और जो डॉक्यूमेंट क्लियरेंस है, वो सब कुछ आपकी गैर मौजूदगी में करवा सके। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, सिक्योरिटी चेक की वजह से या हाई रिस्क नेशनैलिटीज़ होने की वजह से आपकी मौजूदगी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि बैंक अकाउंट के प्रोसेस में। या फिर अगर आप ई चैनल या इमिग्रेशन की स्टेज पे जाते हैं, तो कभी-कभी अथॉरिटीज़ आपको आपकी मौजूदगी रिक्वायर कर रही होती हैं कि हमें किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या हमें कोई क्लियरेंस चाहिए है, तो वो जो आपका एजेंट या जो बंदा आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपकी गैर मौजूदगी में काइंड ऑफ आपका एक एजेंट होता है जो यहाँ पे काम कर रहा होता है। सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन ही मेन चीज़ नहीं होती कि हम ये कहें कि जी मुझे ट्रेड लाइसेंस मिल गया, मुझे एमओए मिल गया और अब मैं जो चाहे वो करूँगा। आप जिस जगह पे मौजूद नहीं होते, उस जगह की बहुत सारी रियलिटीज़ आपको पता नहीं होती हैं। वो उस बंदे को पता होती है जो वहाँ पे रह रहा होता है और जो काम कर रहा होता है। तो मैं हमेशा ये बात जो है बिल्कुल। वो ये बहुत वसूख से ये बात करती हूँ। मैं भी जब सर्विसेज़ दे रही होती हूँ, ऑब्वियसली हम सब सर्विसेज़ सेल भी कर रहे होते हैं, बाय भी कर रहे होते हैं। तो मैं जब भी सर्विसेज़ ले रही होती हूँ, तो मेरा फ़ोकस ये होता है कि अपने सर्विसेज़ प्रोवाइडर को अगर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं ना, तो आप दे दें, क्योंकि कल को वो आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। जो कि आप खुद रिसर्च करेंगे, आप खुद काम करेंगे और फिर करने के बाद आप कहेंगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो 2000 ज़ाया करने से बेहतर ये है कि 200 एक्स्ट्रा दीजिए, अपनी सपोर्ट भी कायम करिए। उस जगह पे आप मौजूद नहीं हैं, कल को कोई इश्यू आता है, कल को कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है, वो बंदा आपके बिहाफ़ पे वहाँ पे काम करेगा।
बनाने को आप बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल लेकिन सही। अगर आप मौजूद नहीं हैं तो हर्डल्स भी आ सकते हैं। मतलब बेहतर आप यही रिकमेंड करेंगी कि आप किसी स्पेशलिस्ट को, किसी एक्सपीरियंस को हायर कर लें जो कि ऑलरेडी इस फील्ड का एक्सपीरियंस रखता है कि कंपनी फॉर्मेशन में क्या रिक्वायरमेंट आ सकती हैं और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लगा कि आप बआसानी ना सिर्फ कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं बल्कि बैंक अकाउंट के अंदर भी आपका रास्ता क्लियर हो बिल्कुल। जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी, वो आपको पता है पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं सर, हमने तो यूट्यूब पे एक वीडियो देखी है, घर बैठे यूएई की कंपनी बनाएं। यस यस। तो वो लैपटॉप खोलते हैं और वो कंपनी के प्रोसेस में घुस जाते हैं, फ़ीस भी अदा कर देते हैं, लाइसेंस भी आ जाता यस है। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि वो लाइसेंस का करेंगे क्या यस। आगे। ठीक है, एक तो वो बैठे हैं यहाँ पर, ना उन्होंने कोई पीआरओ हायर किया ना कुछ और। खैर, ये तो अब आपने बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि बेहतर ये है कि आप किसी एक्सपर्ट को हायर करें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल है, कितनी तरह की कंपनीज़ होती हैं यूएई के अंदर? अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर तो एक सिंपल सा मेथड होता है कंपनी फॉर्मेशन का, आपने एनटीएन लिया है, एसटीएन लिया, और यूएई में कितनी तरह की कंपनीज़ होती हैं? ओके, यूएई में बेसिकली 3 तरह की कंपनीज होती हैं। एक होती है मेनलैंड, एक होती है फ्री ज़ोन और एक होती है ऑफशोर कंपनी। ऑफशोर का भी हम साइड पे रखते हैं क्योंकि वो डिफरेंट मॉडल के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। अगर आप और मैं, जैसे कि हम लोग ऑपरेट करना चाहते हैं या कोई बंदा नया बिजनेस शुरू करना चाहता है यूएई में, तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, मेनलैंड की कंपनी बना लें या फ्री ज़ोन की बना लें। अगर आप मेनलैंड की कंपनी बनाते हैं तो आपका फोटे या आपका जो मकसद होता है वो उस कंपनी में ये होता है कि आपने D2C करना है, मतलब आपको शॉप बनानी है यूएई में, और शॉप बना के आप डायरेक्ट कस्टमर को अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो है वो बेचना चाहते हैं। सर्विसेज कहना थोड़ा गलत होगा, प्रोडक्ट्स अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको मेनलैंड की कंपनी चाहिए क्योंकि उसमें आपको एक फिजिकल स्पेस चाहिए, लोगों का फुटफॉल होगा आपकी शॉप पे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गिफ्ट मार्केट ओपन करना चाहते हैं या आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं या फिर आप बार्बर शॉप ओपन करना चाहते हैं या स्टेशनरी की शॉप ओपन करना चाहते हैं, मोबाइल सेल करना चाहते हैं, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, इन चीज़ों में काम करते हैं, आपको मेनलैंड की कंपनी चाहिए। फर्दर मेनलैंड की कंपनीज जो होती है ना वो भी शारजाह, दुबई और डिफरेंट एमिरेट्स की होती हैं। तो आप जिस जगह पे मौजूद हैं, आपने ये देखना है कि मेरे लिए कौन से एमिरेट्स की फ्री जोन की कंपनी बेस्ट है, आप उस कंपनी को सिलेक्ट। दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है फ्री जोन। यूएई में 50 to 70 प्लस फ्री जोन्स ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम। अब कौन सा फ्री जोन आपके लिए बेहतर है आपकी एक्टिविटी के हिसाब से, वो आपको वही बंदा बता पाएगा जो कि एक्चुअली फ्री जोन्स के साथ ऑपरेट करता है। हर फ्री जोन हर एक्टिविटी के लिए या हर बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि मैं आईटी की कंपनी ओपन करना चाहता हूँ या मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ या मैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ या मेरा ऑटो पार्ट्स का काम है, मुझे टेक्निकल सर्विसेज देनी है। हर फ्री जोन हर चीज़ के लिए बेस्ट नहीं होता, तो आपने ये सेलेक्ट करना होता है कि मैंने ये सर्विस जो है वो किस फ्री जोन से जो है वो प्रोवाइड करनी है। जो आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हर फ्री जोन की फीस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। हम अगर आपको शारजा के लिए कोई फ्री जोन की बात बता रहे हैं तो हो सकता है वो स्ट्रक्चर कुछ और तरह से ऑपरेट करता हो, अजमान का स्ट्रक्चर किसी और तरह से ऑपरेट करता है। ये बिल्कुल इस तरह समझें कि एक यूएई एक मुल्क है जिसके 7 प्रोविंसेस हैं और हर प्रोविंस जो है वो एक तरह का सिटी हम लोग कह रहे होते हैं और उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी अपनी इमिग्रेशन है, वो अपनी मर्जी से किसी को भी इमिग्रेशन एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखना होता है कि हमारे बिजनेस के हिसाब से और हमारे फ्यूचर के हिसाब से विच वी रिक्वायर कौन सा एमिरेट्स अच्छा है और हमें किसके साथ जाना है और किसके फ्री जोन के साथ काम करना है। कुछ फ्री जोन्स आपको पोर्ट की सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं, कुछ फ्री जोन्स आपको टेक्निकल लाइसेंस बहुत अच्छा बना के देते हैं, कुछ फ्री जोन्स आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का लाइसेंस बहुत अच्छा बना के देते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं और आपका जो सर्विसेज प्रोवाइडर है वो कितना काबिल है, वो कितना रिलायबल है। ये बात मैं बहुत एम्फेसिस के साथ कहूंगी। जैसे आपने अभी बात की अरसलान कि पाकिस्तान में बिकॉज हम स्मार्ट हैं, अच्छा स्मार्ट होना अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि स्मार्ट ना हो, लेकिन स्मार्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ स्मार्ट होना अच्छा नहीं है। यस दैट्स करेक्ट। स्मार्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर फ्यूचर, डोंट गो फॉर दैट। आपने पैसे वहां बचाने हैं जहां उनका बचाना आपको फायदा मंद हो, जहां उनका बचाना आपको नुकसानदेह होता है। मनी इज द लीस्ट कॉस्ट यू कैन पे। पैसा सबसे कम चार्ज है किसी भी चीज का जब आप पे कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वक्त की और एक्सपीरियंस की जो अगला बंदा आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हुआ कुछ यूं कि हमारे अच्छा, यहाँ पर हमें जो अगला सवाल लोगों का आता है वो ये आता है कि एक्सपेंस कितना आएगा एक कंपनी फॉर्मेशन में अगर कोई बंदा मेनलैंड की तरफ जाता है। आई डोंट नो, मेरा तो एक एक्सपीरियंस है कि हर कंपनी का हर लाइसेंस का एक डिफरेंट वोचर गवर्नमेंट का निकलता है। बट थोड़ा सा ऑडियंस को बताइएगा कि फ्री जोन की कॉस्ट उनके जहन में क्या होनी चाहिए और मेनलैंड की कॉस्ट
क्या होनी चाहिए? होता ये है कि जो मेनलैंड की कंपनी होती है उसमें जो मेजर कॉस्ट होती है उसके मेन वॉचर की होती है। अच्छा, मेन वॉचर की कॉस्ट ज़्यादा या कम किस बेसिस पे होती है? वो ये बेसिस होती है कि आपका इजारी कितने का है। इजारी हम कहते हैं टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि ऑक्यूपेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आपका बिजनेस ऑपरेट करेगा। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आपकी मेनलैंड की जो कंपनी होती है वो एक्चुअली इसलिए बनती है क्योंकि आपने शॉप ओपन करनी होती है, तो यकीनन आपको एक फिजिकल इजारी चाहिए। वर्चुअल इजारी भी होता है मेनलैंड में, फिजिकल बिजनेस। हाँ, वो एक अलग हम उसको डिस्कस करेंगे वर्चुअल इजारी किस तरह से ऑपरेट करता है। बट लेट्स गो टू द मेन स्ट्रीम थिंग कि आपको एक दुकान ओपन करनी है और दुकान का कुछ साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उन पैसों की भी सर्टेन अमाउंट आपके मेन वोचर में ऐड होती है। और आपकी एक्टिविटी क्या है? आप ड्राई फ्रूट्स बेचना चाहते हैं, आप ऑटो पार्ट्स का काम करना चाहते हैं, आप व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन में काम करना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, आप फल फ्रूट सब्जी फिश वगैरह की सेल परचेज करना चाहते हैं उस कंपनी से। आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं? आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, आप जनरल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका वोचर कितनी कीमत का आएगा। तो जो मेनलैंड की कंपनीज होती हैं उनके वोचर्स 10,000 से लेके 30, 35, 40,000 तक जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं। तो मेन पार्ट जो होता है मेनलैंड की कंपनी में वो उनके वोचर्स का होता है। सबसे पहले आपको नेम अप्रूवल लेनी है। आपको ये देखना है कि आपको अरबिक नाम बनाना है या इंग्लिश वाला नाम बनाना है। इंग्लिश नाम बनाना है तो पैसे 2,000 और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। देन उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स ये भी एक बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है यूएई के अंदर। यस, करेक्ट। सो वो अब ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि अगर आप बाहर से ऑपरेट करें आपको पता ही नहीं है कि आप कॉस्ट कहाँ पे सेव कर सकते हैं। मेरा पर्सनली यूजुअली मशवरा ये होता है सबको कि अगर आप जिस जगह पे ऑपरेट करें वहाँ के मुताबिक नाम रखें, क्योंकि लोग फेमिलियर होते हैं उन नामों से और आपके लिए आसान होता है उनको उन लोगों को याद करवाना कि आपकी कंपनी या आपकी शॉप किस नाम से ऑपरेट करती है। अच्छा, इस पे अभी तो आपने खर्चे का बता दिया, थोड़ा सा मैं फ्री जोन का दोबारा बताइएगा कि उसकी कॉस्ट कितनी तकरीबन आ जाती है। और दोनों पे टाइम कितना लगता है? ये टाइम भी लोग पूछते हैं कि सर कितनी देर लगती है कंपनी रजिस्टर करवाने में? सो अगर सब कुछ ठीक ठीक रहे तो हम क्लेम ये कर रहे हैं, हम यूजुअली सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। हम विद इन 1 वर्किंग डे आपको फ्री जोन का लाइसेंस रजिस्टर करके दे देते हैं आफ्टर केवाईसी। सो 1 वर्किंग डे में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इजारी आपको मिल जाता है। अब कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअली अगेन वही पॉइंट, आप कहाँ से कर रहे हैं अपने फ्री जोन की कंपनी रजिस्टर? आप अबू धाबी से कर रहे हैं, आप दुबई से कर रहे हैं, आप शारजा से कर रहे हैं, आप अजमान से कर रहे हैं, आप रास अल खैमा से कर रहे हैं, आप किसी और जगह से कर रहे हैं। मतलब 7 एमिरेट्स हैं तो 7 डिफरेंट एमिरेट्स के रूल्स हैं एंड देन हर एमिरेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्री जोन्स हैं और हर फ्री जोन की कॉस्ट भी डिफरेंट है। देन फिर आपने ये देखना है कि आपकी जो एक्टिविटी है वो कितना कंप्लायंस रिक्वायर करती है। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, जॉर्डन के वो क्लाइंट थे। उनकी कंपनी हमने प्रोसेस करना स्टार्ट की और उनकी कंपनी फ्री जोन में इट टुक मी 1 month टू गेट हिज ऑल डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि नेशनैलिटी का बड़ा इम्पैक्ट होता है, शेयर होल्डिंग्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, आपके पास पैसे कितने हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। उसके बाद ज़रूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ एक्टिविटी बताई और ठग करके कंपनी बन गई और सारी डिटेल्स आपके पास आ गई। अगर आप कंप्लायंस में फंस गए और मिनिस्ट्री ने आपको कह दिया कि ये चीज़ें लेके आओ, आपको पता ही नहीं है कि ये कैसे ऑपरेट होगा, तो वो स्मार्टनेस आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगी। क्योंकि जिस टाइम आप फंसे हुए हैं ना, उस टाइम आपसे कोई बंदा कहेगा ना कि मुझे 5 नहीं मुझे 10,000 चाहिए, तो आप मजबूर हैं देने के लिए। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले ही कोई रास्ता नहीं है। एग्जैक्टली। बेहतर तरीका ये होता है कि आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। ऐसा बंदा जो जानता है कंप्लायंसेस के इश्यूज को, रिस्क मैनेजमेंट को, वो आपके साथ काम करेगा और आपको एंड तक पहुंचाएगा आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड आपको कंसल्टेशन देगा। टैक्सेस कैसे बचाए जा सकते हैं, कंप्लायंसेस कैसे की जा सकती हैं। जो फील्ड का बंदा नहीं है वो कितनी वीडियोस देख लेगा, उसको सिनारियोज नहीं ना पता, क्योंकि वो हमेशा अपने ही सिनारियो के अराउंड रिसर्च करेगा। लेकिन एक जो कंसल्टेंट है वो 100 लोगों के साथ काम कर चुका है, तो वो 100 डिफरेंट सिनारियोज समझता है और वो उसके हिसाब से आपको फौरन 2 मिनट में आंसर बता देगा कि इस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए, ये बेहतर है और ये बुरा है, फॉर एग्जाम्पल। इकरा, एक चीज़ बताइएगा, दुबई में बैंक अकाउंट खोलना इतना मुश्किल क्यों है? ख़ास तौर पे जब भी लोग फ्री जोन कंपनीज़ की तरफ जाते हैं, वो पहले तो अट्रैक्ट होके चले जाते हैं कि इसकी कॉस्ट कम है और सारा कुछ, चले जाते हैं, बना ली फ्री जोन कंपनी, उसके बाद बैंक अकाउंट नहीं ओपन होता। मेनलैंड का फिर भी इजीली हो जाता है, इवन बहुत सारे बैंक्स हैं जैसे वायो है, आप घर बैठ के अपना बैंक अकाउंट कंपनी का खोल सकते हैं, इवन कहीं जाना नहीं, कुछ भी नहीं, और सुकून से अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्री जोन की, तो फ्री जोन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, इसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए, फ्री जोन में प्रॉब्लम नहीं आती,
मैं आपको ये तो बिल्कुल वसूख से कह सकती हूँ, क्योंकि होता क्या है, जब आप मेनलैंड में कंपनी ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, यूजुअली यू आर विद इन द यूएई, तो जो केवाईसीज होते हैं वो रिलेटिवली ईजी हो जाते हैं जब आप फिजिकली एक जगह पे मौजूद होते हैं और अगले को पता होता है कि हम इस बंदे पे एतबार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवाईसी बहुत स्ट्रांग है बिजनेसेस का। अच्छा, अब जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक की कुछ चेकलिस्ट्स होती हैं, वो सारी वो चेक करते हैं। जैसे ही आता है नेशनलिटी का खाना या कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि थोड़ी हाई रिस्क हो जाती हैं, एक तो फ़ौरन से वो रेड फ्लैग कर जाता है। दूसरा, अभी हमने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को फिजिकली जाके मिलते हैं बैंक वाले कि भाई आप आएँ, या तो हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं या फिर हमें अपना बिजनेस प्लान बना के दें। तो हम ऑब्वियसली वी आर वर्किंग विद देम, हम उन्हें प्रॉपर बिजनेस प्लान बना के देते हैं, हम उन्हें प्रोफाइलिंग करके देते हैं, वो जाते हैं, बात करते हैं और बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एमिरेट्स आईडी फिजिकल बैंक के लिए फर्ज है। एमिरेट्स आईडी के बगैर आप फिजिकल बैंक यानी कि रैक है, मशरिक है, ईएनबीडी है, एनबीडी है और न्यूमरस बैंक्स आर ऑपरेटिंग विद इन द यूएई, यू कैन नॉट ओपन योर बैंक इन द यूएई विदाउट एमिरेट्स आईडी फिजिकल बैंक। कुछ ऐसे फिनटेक्स हैं, कुछ ऐसे डिजिटल बैंक्स हैं, जैसे आपको भी पता है हम अमेजोन में यूज करते हैं आगे पीछे, वो आपको टेम्परेरी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको फिजिकल बैंक चाहिए है तो उसके लिए आपको एमिरेट्स आईडी रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसकी बेसिस के ऊपर वो अपना केवाईसी पास कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपने एक बड़ी सॉलिड रीज़न बताई है कि जब तक एमिरेट्स आईडी नहीं है, तो मैंने तो इवन जो वर्चुअल अकाउंट्स भी हैं वहाँ पर भी एमिरेट्स आईडी के बगैर आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी वायो का भी नाम लिया, लिव है, तो एमिरेट्स आईडी नहीं है तो आप नहीं ओपन कर सकते। अच्छा, अब इस टाइम जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम दुबई आना चाहते हैं, हम दुबई में बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आके बिज़नेस करना चाहते हैं। तो सबसे आसान रास्ता, अच्छा एक तो बिज़नेस कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी आपको पता है वही वाली है कि हम आएंगे, आज़ाद वीज़ा लेंगे, वहाँ के जॉब हंटिंग करेंगे, जॉब मिल जाएगी, वीज़ा ट्रांसफ़र कर लेंगे। कैसे इस टाइम लोग आ सकते हैं? विजिट वीज़ाज़ लोगों के लग नहीं रहे, आप क्या लोगों को रिकमेंड करेंगी अगर वो दुबई आना चाहते हैं या मूव होना चाहते हैं? अच्छा, एक तो मैं एक बात बड़े वसूख से कह सकती हूँ, जिस बंदे ने कुछ नहीं करना ना, वो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं करेगा, वो दुबई में भी कुछ नहीं करेगा, वो अमेरिका में भी कुछ नहीं करेगा। और अगर जो कुछ करना कोई कुछ करना चाहता है तो वो अमेरिका में बैठ के भी कर लेगा, तो और वो पाकिस्तान में पतोकी में बैठ के भी कर लेगा। आई एम नॉट डिमीनिंग पतोकी, आई एम जस्ट सेइंग इट कि कोई भी बैकवर्ड एरिया है, कुछ भी है, जिसको करना है वो वहाँ पे काम करेगा। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, पिछले दिनों हमने पॉडकास्ट भी की थी, शायद उन जगहों के हमने नाम भी नहीं सुने हुए, और वो वहाँ पर बैठ के यूट्यूब ऑटोमेशन से इतने डॉलर्स कमा रहे हैं कि लोग वहाँ पर दुबई बैठ के यूएस नहीं बना रहे, नहीं कमा रहे। ये पॉइंट है। ये मैंने आपको किस हिसाब से बात की, क्योंकि देखिए कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आपने ईंटें लगानी है ना, तो ईंटें लगाने के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा उस जगह पे। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो बिजनेस ऑनलाइन ऑपरेट हो सकते हैं, वो ई कॉमर्स हो सकता है, वो बाइंग एंड सेलिंग थ्रू अनदर मीन्स हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं, अच्छा अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अरसलान, जो कि मैं बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इन्फोर्स करना चाहूँगी या बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करके इस बात को करना चाहूँगी। हमारी कंपनीज और हमारे इन्वेस्टर्स या पार्टनर वीज़ास पे बैन क्यों लगे हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ने बिल्कुल नहीं कहा, यूएई मिनिस्ट्री ने बिल्कुल नहीं कहा कि हमने कोई भी ब्लैंकेट बैन लगाया है, हमने कोई भी डायरेक्ट बैन लगाया है। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, कोई अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन देखिए, कोई भी कंट्री, जो भी कंट्री ऑपरेट कर रहा है, अपना फायदा तो सब चाहेंगे ना। हम अपनी कंट्री के बारे में बात नहीं करते, हम किसी और कंट्री के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे अब हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं इस मुल्क के बारे में बुराई करने के बारे में सोच नहीं सकती, क्योंकि उसने हमें रहने की जगह दी है, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया है, हम मेहनत करते हैं तो हमें उसका जो है ना वो रिवॉर्ड मिलता है। हमने क्या करना शुरू किया पाकिस्तानी होने के नाते, हमने कंपनियां बनाई और हमने वीजे बेचना शुरू किए, जो सुनने में आया। ठीक है, मैं क्लेम नहीं करी कि हमने किया या किसी ने किया या मेरे सामने किया, इट्स जस्ट अ स्टोरी। ठीक है, तो अगर ऐसा किया है, कोई भी मुल्क अपनी जीडीपी क्यों खराब करेगा आपकी वजह से? आपका अपना मुल्क आपको सपोर्ट नहीं करता, सॉरी टू से। आपके अपने मुल्क में पेपाल नहीं है, आपके अपने मुल्क में पेओनी ऑपरेट करने में मसला करता है, आपके अपने मुल्क में बहुत मेजर मार्केट प्लेसेस नहीं है। एक दूसरा मुल्क आपको आने की
जो है वो इजाज़त दे रहा है, आपको काम करने का मौका दे रहा है, आपको वीज़ा भी दे रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, आप कंपनी बना रहे हैं और वीज़े बेच रहे हैं। अब क्या होता है जो मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रही हैं कि दुबई आने का ख्वाब छोड़ दें, अगर कमाना है तो अपने मुल्क में ही कमाओ, जो आ गए हैं दुबई बस वही इंजॉय करेंगे, उनके पास ये लग्जरी है दुबई में लाइफस्टाइल की, मजीद पाकिस्तानी नहीं आ सकते, आप यही कहना चाह रही मैं हैं? बिल्कुल ये कहना नहीं चाह रही। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि देखिए, अच्छा मैं वो वाली बात कंप्लीट करती हूँ जीडीपी वाली पहले। होता क्या है कि जब भी एक कंट्री अपना एक प्लान बनाता है पूरे साल का, तो वो कहते हैं कि हमारी जो स्पीड है कंपनी फॉर्मेशन की, फॉर एग्जांपल हम इस साल के आखिर तक 100 कंपनियां बना लेंगे। ये जैसे एग्जांपल है, लाखों कंपनियां बनती हैं यूएई में। हम 100 कंपनियां बनाएंगे और ऑन एवरेज अगर एक कंपनी हमें फॉर एग्जांपल 50 दिरहम का रेवेन्यू बना के देती है, तो 100 कंपनियां हमें 5000 दिरहम का रेवेन्यू बना के देंगी। एंड पे क्या हुआ, 100 कंपनियां भी बन गई, लेबर भी हायर हो गई, लोग भी आ गए, पर रेवेन्यू नहीं बन रहा। तो कंपनी को या कंट्री को क्या पता चलता है कि देयर इज समथिंग, कुछ फिशी है। कंपनियां बनती हैं, वीजे लगते हैं, हम अप्रूवल देते हैं, लेकिन पैसे नहीं बन रहे। उस वजह से जो है ये सारे इश्यूज आते हैं, ये सारे कंप्लायंसेस आती हैं जब आप गड़बड़ करना शुरू करते हैं। सो अब सिचुएशन क्या है, बहुत सारी मेजर प्रोफाइल्स, आप यकीन करें, बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स, बड़े अच्छे अच्छे लोग, बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर रहे हैं और रिजेक्ट हो रहे हैं। हम कर रहे हैं अप्लाई और रिजेक्ट हो रहा है। फिलहाल ये सिचुएशन बनी हुई है। इसका अच्छा तरीका क्या है? इसका अच्छा तरीका ये है कि आप कंपनी बनाएं, यूएई में बनाएं। उसकी मेन वजह ये है कि आपको, इट्स अ टैक्स हेवन, आपको सर्टेन अमाउंट तक वैट देना ही नहीं है, आपको सर्टेन अमाउंट तक सीटी यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स देना ही नहीं है। आप उठाएं ना दुनिया का कोई भी मुल्क, यूरोप में जाएं लोग रो रहे हैं, यूएस में जाएं लोग रो रहे हैं, कनाडा में जाएं लोग रो रहे हैं। यूरोप वाले तो अब दुबई आ रहे हैं, यूरोप वाले तो दुबई आ रहे हैं। हमारे कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि अब हमारा मॉडल कुछ इस तरह का है कि हम आपको पूरा एक इमिग्रेशन प्लान, बिजनेस प्लान बना के देते हैं कि आपकी कंपनी यूं सेटअप होगी, ये चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। इवन अगर अभी एक प्रोपोजिशन पे हम काम कर रहे हैं जिसमें हम आपको प्रॉपर्टी कनेक्ट करके गोल्डन वीजा भी लगवा के दे सकते हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है जिसमें हम लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं इमिग्रेट करने में किसी और मुल्क से यहाँ पे। लेकिन जरूरी उसमें ये होता है कि आपके पास एक सॉलिड प्लान हो। अभी जो पाकिस्तानी, यानी कि एज अ पाकिस्तानी जो हमारी सिचुएशन है, मैं सबको ये कहती हूँ कि बैंक के पीछे प्लीज मत जाएं। बैंक का सब्स्टिट्यूट आप फिनटेक्स निकाल सकते हैं, आप डिजिटल बैंक्स निकाल सकते हैं। बैंक्स का सब्स्टिट्यूट होता है आपका, अगर कंसल्टेंट ऐसा है कि जो आपको आंसर दे सकता है इस बात का, वो आपको उसको सोल्यूशन निकाल के देगा। हम देते हैं निकाल के सोल्यूशन अरसलान। जरूरी नहीं है कि अगर बैंक नहीं बन रहा तो आप बिजनेस नहीं करेंगे। बैंक तो सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी ट्रांजैक्शंस किसी एक जगह पे आके डंप हो रही हो। ऐसा ना हो कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता ही ना हो कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, और आपका अकाउंटेंट जो है वो सुख से रहे। कल को आपका अकाउंटेंट आपसे पूछे और आपको पता ही ना। गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एक फिजिकल इस तरह का बैंक लें और फिर आप वही बैंक होना चाहिए और आप उसी में पैसे डालें और उसी से ऑपरेट करें। ये आपके अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, जैसे भी आप उसको लेके जाना चाहते हैं। तो करना फिलहाल ये। अच्छा, ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा फिर कोई बिजनेस भी सजेस्ट करें ना हमारे सुनने वालों को, जिसमें वो पाकिस्तान में रहते हुए यूएई में कंपनी रजिस्टर करवा के घर से ऑनलाइन बिजनेस करें, और जो उनके पैसे वगैरह आएँ वो किसी भी फिनटेक बैंक या डिजिटल बैंक के अंदर वो विड्रॉ ले लें और उन्हें यूएई बैंक की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड कीजिए। अच्छा देखिए, नाम मैं बैंक का नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, पर मैं आपको तरीका बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्टिविटी की बात करें, यूट्यूब ऑटोमेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स का काम, कंपनीज को अपना यूट्यूब का मैनेजर चाहिए है, सोशल मीडिया का मैनेजर चाहिए है, इंस्टा का मैनेजर चाहिए है, उनको एड्स रन करने के लिए लोग चाहिए हैं। ये हो गया वो काम जो आप किसी और के लिए कर सकते हैं। ई कॉमर्स आप अपने लिए कर सकते हैं, आप सर्विसेज बेच सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं यूएई में, नॉट जस्ट इन द यूएई बट ऑल अराउंड द ग्लोब। आप यूएई कंपनी से ये सर्विसेज ऑपरेट कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब आपकी कंपनी, क्योंकि देखिए हम तो है ना यूएस में भी काम करते हैं कंपनी फॉर्मेशन का, हम यूके में भी करते हैं, अब मैंने लास्ट मंथ से यूरोप में भी कंपनी फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी है, और यूएई तो हमारा सबसे पहली मार्केट है जहाँ पे हमने कंपनी फॉर्मेशन का काम स्टार्ट किया। तो मैं हमेशा, अगर आपने इमिग्रेट नहीं, मतलब आपका इमिग्रेशन का अभी जहन नहीं है, या आप 6 साल बाद वाली स्टोरी नहीं सोच रहे, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे काम शुरू करना है, यूएई की कंपनी स्टिल द बेस्ट कंपनी। क्योंकि ये कंपनी बड़े अगर आप हमारे साथ फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, एक दिन में हम आपको कंपनी बना के दे देंगे, इससे कम टाइम क्या ही होगा, क्योंकि कंपनियां बनने में महीनों लग जाते हैं बाकी मुल्कों में। आपको पता होगा, यकीनन आप एक्सपीरियंस्ड हैं इस चीज को लेके।
उसके बाद आपने कंपनी बनाई और आपने अभी सोल्यूशन बताया कि आप ई कॉमर्स कर सकते हैं यस पाकिस्तान से बैठे यूएई में कंपनी बना के। यस अब एक और मसला यहाँ पर आता है, बहुत सारे पाकिस्तानी पिछले दिनों जब एक ट्रेंड चल रहा था अमेज़ॉन अमेज़ॉन अमेज़ॉन, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, अपना अकाउंट बना लिया था अमेज़ॉन के ऊपर। नॉलेज ना होने की वजह से कोई ड्रॉप शिपिंग करता हुआ, कोई दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट बेचता हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट करता हुआ, किसी ना किसी रीज़न की वजह से अपना अकाउंट सस्पेंड करवा बैठा है। अब इन लोगों के बारे में सलूशन बताएं कि ये लोग अगर यूएई की कंपनी बना लेते हैं तो क्या ये दोबारा अमेज़ॉन का स्टोर बना सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि अगर आपका अकाउंट पीएल के अंदर आके बंद हो गया है, आप हमसे रजिस्ट्रेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप होलसेल या ड्रॉप शिपिंग में आपने आके अपना अकाउंट बंद कराया है, सॉरी, वो एक्चुअली मैं इस बात में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ। आपको लगेगा कि ये इस तरह का आंसर करिए, बट अरसलान, ड्रॉप शिपिंग करना, मुझे नहीं पता कि वो हलाल हराम वाला क्या उसमें सीन है, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। होलसेल में पहले 4-6 यूनिट लिए, अप्रूवल ली ब्रांड की, और उसके बाद वो माल 2 नंबर 3 नंबर क्वालिटी में सेम प्रोडक्ट ब्रांडेड उनकी कॉपीज उठाई और बेचना शुरू कर दी। देखिए ये चोरी है, ये साफ चोरी है। अगला बंदा जिसने ब्रांड बिल्ड किया है, अपना नाम बनाया है 5, 10, 20 सालों में, आप आते हैं और आप आके कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाम से एक दूसरी प्रोडक्ट बनाऊंगा और तुम्हारा नाम यूज करते हुए अपनी सेल लूंगा, ये स्ट्रेट चोरी है, इसमें कोई माफी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब आ जाते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। अगर हम ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं यहाँ पे, आपने ये ख्याल रखना है कि जिस बंदे के पासपोर्ट के ऊपर आपने पिछला अकाउंट बंद कराया है, उसके नाम पे दोबारा कभी अकाउंट नहीं बनाना है अमेज़ॉन का। और नहीं बनाने से मुराद ये है कि उसके नाम पे कंपनी नहीं बनानी और उस कंपनी के ऊपर फिर अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि अमेज़ॉन आपको सेक्शन 3 के अंदर लाके सारे अकाउंट लिंकेज अकाउंट्स के अंदर लाके बंद कर देगा। तो अब आपको करना ये है कि कोई और रिलेटिव ढूंढें, या अपनी वाइफ या अपने स्पाउस, यानी कि अगर आप आदमी हैं तो अपनी बीवी के नाम पे बना लें, अगर आप औरत हैं तो अपने हस्बैंड के नाम पे बना लें, अपने भाई के, अपनी बहन के, अपने अम्मा अब्बा के, किसी के नाम पे, उनके नाम पे कंपनी बनाएं। कंपनी बना के देन उनके नाम पे अमेज़ॉन का अकाउंट जो है वो ओपन कराएं। अब कैच यहाँ पे ये आता है, ऐसी भी सिचुएशंस हैं पाकिस्तान में, मैं हैरान होती हूँ कि अगर आपने किसी के नाम पे अकाउंट बना लिया है ना और वो केवाईसी आ गया है, अब आप उस बंदे के सामने बैठे हैं जो कि अमेज़ॉन का केवाईसी कर रहा है, और जो ओनर है अकाउंट का, उसको बात ही नहीं करनी आती, उसको इंग्लिश में जवाब ही नहीं देना आ रहा कि अपना पासवर्ड दिखाओ, अपना आईडी दिखाओ। वो इस ऐसे कपड़े पहन के बैठा हुआ है कि वो कहेगा कि यार तुम बिजनेस कैसे ऑपरेट करोगे, तुम्हारा तो अपना हाल खराब है। तो आप जिसको भी रिप्रेजेंट करा रहे हैं ना, कम से कम उसको इतना काबिल जरूर कर दें कि वो बातचीत करने के काबिल हो, वो जवाब दे सके। अमेज़ॉन का अकाउंट बन गया, आप अब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। बैंक अकाउंट इज लाइक आप डिजिटल यूज कर सकते हैं, आप वायो यूज करें, आप वाइज यूज करें, आप पेयोनियर यूज करें, आप पेसीरा यूज करें, आप विटेक्स एक करके नाम है, आप वो यूज करें। उसके बाद एक जेन, बहुत सारी ऑप्शंस, रिवॉल्ट है, मतलब आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। रिसर्च कीजिए आपके हिसाब से, आपकी नेशनलिटी को कौन सा बैंक अलाउ करता है फिनटेक में, उनको यूज करें। और अमेज़ॉन के अपने सर्विसेज प्रोवाइडर्स में बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि अमेज़ॉन को सोल्यूशन दे रहे होते हैं। नहीं समझ आता, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हम आपको हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल सही। अगर आपकी इजाज़त हो तो फिर आपका नंबर और डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि लोग आपसे डायरेक्ट रब्ता करें। फॉर श्योर, नो प्रॉब्लम। बस एक बात मैं अरसलान ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत माजरत, कि अक्सर लोग जब कांटेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि 1 घंटे की या 1.5 घंटे की कॉल, मैं उनकी कॉल लूंगी और उनका पूरा बिजनेस प्लान एक ही कॉल में समझा दूंगी, और उसके बाद वो जाएंगे और फौरन से जो है सारा कुछ कर लेंगे, और दे डोंट हैव टू पे अस एनीथिंग अबाउट एनी प्लान और समथिंग। आपकी वसासत से आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे प्लीज़, कि अगर आप किसी से कोई सर्विस ले रहे हैं और वो आपको वक्त दे रहा है या वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, देयर इज सम कॉस्ट टू एवरीथिंग। सो 1 घंटा या 2 घंटा अगर कोई आपको कंसल्टेशन के लिए अग्री कर रहा है आपसे, तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। ये बहुत नॉर्मल कल्चर है पूरी दुनिया में, पर पाकिस्तान में हर कोई कहता है आपने बात ही तो करनी है। वो बात करने के लिए अगले ने पूरी जिंदगी लगा दी है भाई, आप ये समझे इस चीज को। ऐसे ही है, तो ऐसे ही मेरा अभी भी मैं आपको फ़ोन दिखाऊंगा ना, भरा पड़ा होगा, सर आप जवाब नहीं देते। अब इतने मैसेज हैं, मैं किस किस को जवाब दूं? तो आखिर पे मैं तो फिर क्या करता हूँ, मैं उस प्रॉब्लम की ना एक वीडियो बना देता हूँ, तो दैट्स इट। क्योंकि पेड अपॉइंटमेंट के लिए उनको कहो ना कि अपॉइंटमेंट पेड है,
तो लो अब आप पैसे लेंगे, यूट्यूब पे आके तो आप बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए ज़रा। भाई यूट्यूब पे आके अच्छे बनने का क्या मतलब है, मैं कोई चोरी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो बेहतर ये है कि मैं ऑडियंस को भी यही कहूँगा कि भाई अगर आपको मालूमात चाहिए, नीचे जो नंबर है इनकी वेबसाइट आप विज़िट करें, डेफिनेटली। वहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स तो वैसे ही पड़ी हुई हैं। यस। जब आपका माइंड बन जाए काम करने का और आपको लगे कि येस यू आर विलिंग टू पे समवन उसकी सर्विसेज यूज़ करने का, तो फिर आप इनसे रब्ता कीजिएगा ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और डॉक्टर साहिबा का भी वक्त ज़ाया ना हो। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आप माशाल्लाह से हाउसवाइफ भी हुँ। हैं, घर को काम को कैसे मैनेज करती हैं? बड़ा मुश्किल टास्क आई एम अ है। मदर ऑफ 2 माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो कैसे मैनेज करती हैं? कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा देखिए अरसलान, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास कोई जादू है या कुछ इस तरह से। द थिंग इज़ आपको ना अपने आप को थोड़ा-सा ट्रेन करना पड़ता है, आराम कम करना पड़ता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, थकने की इजाज़त अपने आप को नहीं देनी होती और आपको सीखना पड़ता है। मैं अपनी टीम में भी सबको ये बात कहती हूँ, मैं खुद भी इस बात को बहुत दिल से रिलीजियसली फ़ॉलो करती हूँ कि चम प्यारा नहीं है, कम प्यारा है। मतलब आपका चेहरा देख के आपसे कोई कितनी ही देर तक बात कर लेगा या आपको कौन कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर आप काम के बंदे हैं ना, तो लोग आपको ढूँढ-ढूँढ के निकालेंगे और अपने लिए मशवरे के लिए या आपसे बात करने के लिए जो है ना वो टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। मैनेज मैं कैसे करती हूँ? शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट था ऑनेस्टली। मेरी पीएचडी जो है वो माशाल्लाह मेरे साथ-साथ चलती रही। शादी के बाद एक्चुअली मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। मैंने अपना बिज़नेस भी शादी के बाद ही स्टार्ट किया। शादी इसलिए एक इवेंट काइंड ऑफ कंसीडर होता है लाइफ़ में, जब आपके सर पे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आती हैं व्हेन यू आर बैचलर्स, तो फिर आपको इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं होता कि आपने किसी का ख़्याल रखना है या फैमिली है या कुछ इस तरह। दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट शादी। सो उसके बाद ही ये सारा कुछ शुरू हुआ, बट स्पाउस मैटर्स अ लॉट ऑनेस्टली। इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का, बहुत 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 ध्यान से लेना चाहिए। अगर आपका ये डिसीजन ख़राब हो गया तो आपकी पूरी लाइफ बेकार है, इसमें कोई शक नहीं है। अदर देन दैट आप में भी इतना स्पार्क होना चाहिए और आप में इतनी इतनी विल होनी चाहिए कि आपको अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी कि पैसे पैसे आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिलवाते, आपकी वर्थ आपको इम्पोर्टेंस दिलवाती है और वो वर्थ बनती है इल्म की बेसिस पे। तो पढ़ने की हैबिट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ सेट करना मेनली हमारे, क्योंकि सोसाइटी में औरत की जिम्मेदारी होती है, तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप चीज़ों को बिखरने से पहले, यानी कि बिल्कुल ही रूटीन ख़राब हो जाए उससे पहले पहले सारी चीज़ें शुरू से ही सेट करने की कोशिश करें। बच्चों के साथ बिल्कुल सही। स्कूल, ऑफिस, ये वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की इन दिस। और अपने डुप्लीकेट्स बनाना शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल गलती सही। की। आप मौजूद नहीं हैं, काम नहीं रुकना चाहिए। बिज़नेस वो होता है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी चलता रहे। अगर आपकी मौजूदगी में बिज़नेस चल रहा है, वो कंटेंट क्रिएशन है, ये व्हिच इज़ अ वेरी रिस्की बिज़नेस। कंटेंट क्रिएशन में पैसा दैट इज़ बहुत सेल्फ है। एम्प्लॉयमेंट। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं खुद कंटेंट आप बनाती अपने हूँ। खुद गुलाम हैं। एम्प्लॉयी हैं, अपने खुद एम्प्लॉयी हैं। हाँ, लेकिन जैसे कंटेंट क्रिएशन है, जब तक आप हैं कैमरा के सामने, जब तक आप बात कर सकते हैं, जब तक आप मौजूद हैं, काम चल रहा है। जैसे ही आप हटे, खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो आई ऑलवेज से कि आपके पास एक फिजिकल बिजनेस होना चाहिए, जो कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हैं कंटेंट वाला या कुछ है, तो वो साथ साथ ऑपरेट होता रहे। और ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, और लड़कियों के लिए ये चीज़ फ़र्ज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्फेसिस किया नहीं जा सकता, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत पढ़ें। बहुत शुक्रिया इकरा, आपने टाइम निकाला। अब जाते जाते एक ऐसा सवाल आपसे पूछ के जाऊंगा जो कि इस टाइम बहुत सारे पाकिस्तानियों की दुखती रग है, और वो ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरा बंदा या क्रिप्टो में काम कर रहा है या फॉरेक्स में काम कर रहा है, और लेकिन वो चाहता है कि वो किसी ऐसे कंट्री में जाए जहाँ पर ये चीज़ें सिस्टमेटिकली ऑपरेट होती हैं, जहाँ पर वो अपने फंड्स को लीगलाइज कर सके। बहुत सारे लोग मेरे से भी सवाल करते हैं कि हमें कौन सा लाइसेंस दुबई में लेना चाहिए जहाँ पर हमारी जो क्रिप्टो की अर्निंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की अर्निंग है, हम वहाँ पर उनको विड्रॉ ले सकें और वो कंट्री भी हमें अप्रिशिएट करे कि येस यू आर डूइंग गुड और इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या यूएई कोई ऐसा लाइसेंस ऑफ़र करता है
क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए? ओके, सो बिल्कुल ऑफर करता है। दुबई से लाइसेंस बनता है, मेनलैंड से दीदी से लाइसेंस बनता है क्रिप्टो का एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग का। लेकिन उसके लिए एक कैच इसमें ये है कि काफ़ी एक्सपेंसिव लाइसेंस होता है। वारा एक अथॉरिटी है जिससे आपको अप्रूवल लेना होता है। उससे अप्रूवल लेने के बाद सर्टेन अमाउंट होती है जो साल की हम उनको पे करते हैं। मैं स्टेट नहीं करना चाहूँगी अमाउंट, क्योंकि अमाउंट ऊपर नीचे होती रहती है, बट इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ये मुझे पता है। सो आपको वो अमाउंट उनको देनी होती है, अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। जैसे मीडिया काउंसिल होती है यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कि आप मीडिया काउंसिल में रजिस्टर होंगे, उसी तरह आप वारा में काइंड ऑफ रजिस्टर होते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, वो आपको अप्रूव कर देते हैं। फिर आप जाके अथॉरिटी फ्री जोन या मेनलैंड को कहते हैं कि आप मुझे लाइसेंस दे दो। तो आपको लाइसेंस कम से कम भी 100K के अराउंड पड़ेगा इनिशियली, और ये अमाउंट ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर करूँ। आप जो अभी तरीकाकार बता रही हैं, बेसिकली मेरा ख्याल है कि उस कंपनी के अंडर, उस लाइसेंस के अंडर आप लोगों के पोर्टफोलियोज़ मैनेज कर सकते हैं, लोगों को क्रिप्टो की कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल्स की, जैसे कि अभी आपने बताया ई कॉमर्स लेना करनी है पाकिस्तान बैठ के, तो आप ई कॉमर्स का लाइसेंस ले लो जो इसकी मालियत तकरीबन 4,000-5,000 दिरहम के अराउंड आ जाती है। अब एक इंडिविजुअल बंदा है जो ट्रेड करता है और वो पाकिस्तान बैठ के करना चाह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपना जो पैसा विड्रॉ है वो प्रॉपर तरीके से दुबई में लैंड करके उसके बाद उसको पाकिस्तान में लेकर आऊँ, और वो लाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पाकिस्तान में भी मनी वाइट बने और दुबई के अंदर भी एक प्रॉपर तरीके से वो लीगलाइज तरीके से लेकर आए। तो उन लोगों के लिए कोई लाइसेंस है जो वो पाकिस्तान में बैठे, जैसे भी आपने ई कॉमर्स का बताया कि भाई आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पाकिस्तान बैठो, यहाँ पे ई कॉमर्स करो, पैसा अपने बैंक में लेते जो, बात ख़त्म। तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी कोई सोल्यूशन है? अनफॉर्चुनेटली नॉट। जो वारा है, जो अथॉरिटी है जो कि क्रिप्टो को और ये जितनी भी वर्चुअल बिटकॉइंस वगैरह इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है, वेदर आप किसी का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं या आपका अपना पोर्टफोलियो है, आपको वॉलेट मैनेज करना है या किसी और का पोर्टफोलियो मैनेज करना है, हर सिचुएशन में यू नीड वाराज अप्रूवल। उसके बगैर आप क्रिप्टो नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो है ना ई कॉमर्स का लाइसेंस ले लें, लेकिन ई कॉमर्स का लाइसेंस इज मच स्पेसिफिक टू रिटेल सेल्स वाया इंटरनेट। जब हम रिटेल की बात करते हैं ना, तो रिटेल का मतलब होता है प्रोडक्ट्स, सर्विसेज उसमें नहीं आती हैं, ना ही उसमें वर्चुअल करेंसी यानी कि प्लास्टिक मनी आ रही होती है। तो जो प्लास्टिक मनी, वर्चुअल करेंसी, इनवॉइसेस ही नहीं आ सकती ना। यस एग्जैक्टली। तो आपको वारा की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए है, और ये राइट नाउ दुबई और अबू धाबी से हो रहा है, कोई और एमिरेट्स आपको दे भी नहीं रही। तो इसकी रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं एंड यू रियली वांट टू इन्वेस्ट, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। दुबई आपको इसमें सपोर्ट करता है, क्योंकि देखिए जब आप क्रिप्टो या इन सब चीज़ों में काम कर रहे होते हैं तो आपकी ट्रांजेक्शन बड़ी स्पीड अप होके, मतलब बड़ी तेज से ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। बिजनेस बैंक्स जो होते हैं, जब वो ये देखते हैं ना कि आप बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स में नहीं कर रहे हैं, आपकी मशीन काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस हो रही है जो बड़ी तेजी से आ रही हैं, तेजी से जा रही हैं, तो उसमें आपकी अथॉरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। आपको किसी और से इजाजत लेनी होती है, जो कि वारा है, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बैंक का अकाउंट उसी टाइम ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने करना है तो उसको इस महंगे वाले लाइसेंस के पास ही आना पड़ेगा। अच्छा, इस लाइसेंस के साथ डेफिनेटली वो अपना वीज़ा भी ले सकता है। यस, इन्वेस्टर वीजा आप निकाल सकते हैं। और अगेन उस डिपेंड गवर्नमेंट पे है कि गवर्नमेंट आपको देती है या नहीं देती। अगेन वीज़ा देखिए, वही बात होती है यहाँ पे यूएई में, जब भी आप कंपनी बनाते हैं तो आपको डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता, आपको वीज़ा कोटा मिलता है। आपको वीज़ा कोटा मिल गया, अब उस वीज़ा कोटा पे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने आपको आपकी कंपनी पे आपको 5 वीज़ा कोटा मिले। अब वो 5 वीज़ा कोटा, आप कहते हैं हम 4 लोग हैं जिन्होंने मिलकर कंपनी बनाई है, मैं 2 का पार्टनर वीज़ा निकालना चाहता हूँ, मैं 2 एम्प्लॉयज़ ऐड करना चाहता हूँ और 1 वीज़ा कोटा मैं ऐसे ही छोड़ना चाहता हूँ। आप कर सकते हैं। आप 4 शेयर होल्डर्स हैं, आप चाहते हैं कि मैं चारों के चारों का पार्टनर वीज़ा निकालूं, आप चारों का निकाल लें, 1 एम्प्लॉय निकाल लें, तो कोटा आपको पहले मिलता है, देन आप उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब वीज़ा अगेन डिपेंड करता है, मेनलैंड में फर्दर सेग्रीगेशन होती है कंपनीज की, जिसमें कैटेगरीज बनती हैं। अगर आप मिक्स एंड मैच करके नेशनलिटीज़ हायर करते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है, अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप एक ही नेशनलिटी उठा के हायर करते जाते हैं बार बार, तो आपके अप्रूवल के चांसेस कम हो जाते हैं। देन अगेन, अगर जिस बंदे की अप्रूवल आप लेना चाहते हैं, जिसका वीज़ा आप लगवाना चाहते हैं, वो स्किल्ड वर्कर है या अनस्किल्ड वर्कर है, क्या उसके पास डिग्री मौजूद है या फिर वो आके लेबर का काम करेगा, उसमें फिर अगर आप अनस्किल्ड हैं तो कॉस्ट ऐड हो जाती है। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर व्हाइल अप्लाइंग फॉर वीज़ा एंड फॉर फॉर्मिंग योर कंपनी और
ऑल ऑफ दिस। इकरा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और मेरा ख्याल है कि जितने हमारे सुनने वाले हैं उनके जितने भी सवालात थे कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड, फ्री जोन से रिलेटेड, मेन लैंड से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँ, मार्केट में बहुत सारे लोग आपको कहेंगे भाई डन बेस पे हम आपका वीज़ा लगवा देते हैं, तो भाई खुदारा अपने कीमती पैसे किसी को ना दें। यूए की गवर्नमेंट के अंदर कोई भी डन बेस वाली कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। वो आपको डन बेस कह देते हैं, आखिर पे रिजेक्ट हो जाता है, वो कहते हैं अच्छा जी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपसे कुछ ना कुछ 100-200 दिरहम कहीं ना कहीं ले ही लेते हैं अपने सर्विस चार्जेस की मद में। तो खुदारा ऐसे ना करें, प्रॉपर तरीके से। अगर आपको वाकई रिस्क लेना ना तो आप ऐसा करें, आप एक लाइसेंस ले लें, फ्री जोन में आपको कोटा मिल जाएगा, उसका वीज़ा अप्लाई कर दें। उसके फिर भी चांसेस हैं कि आपको एक लीगल तरीके से, प्रॉपर तरीके से वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो डन बेसिस पे, अच्छा मज़े की बात है, यूएई के भी वीज़ाज़ की भी कुछ कैटेगरीज़ हैं। कुछ वीज़ाज़ होते हैं जो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं, लोग उसको विज़िट वीज़ा कह के भी ना भेज देते हैं। वो फॉर एग्जांपल कोई एग्जीबिशन हो रही है, उन लोगों को कोई स्टाफ चाहिए जो कि काउंटर्स पे खड़ा हो, तो वो वक्ती तौर पे वीज़ाज़ आते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट भी महीना, 15 दिन, 20 दिन होती है, और वो एक्सटेंडेबल भी नहीं होता। बहुत सारे लोग उसको भी यूटिलिटी बेस्ड वीज़ा कह के, उसको भी विजिट वीज़ा कह के बेच देते हैं, और वो बेचारे लोग जब यहाँ पर आते हैं और उसको जब जॉब पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी 2 साल का वीज़ा है, और वो ये सोच रहे हैं कि वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं और शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस भी नई कंपनी के अंदर वो अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, पहले वेरीफाई करें उस कंपनी की वर्थ है या नहीं, वो कोई नई कंपनी तो नहीं है, उसके पास कोटा की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी रिप्यूट क्या है। क्योंकि इस टाइम यूएई उन लोगों को वीज़ा दे रहा है जिनका वीज़ा आप कह सकते हैं कि जिनकी कंपनी की वर्थ अच्छी है। अगर कंपनी की वर्थ अच्छी नहीं है तो आपका वीज़ा उस कंपनी के अंदर से प्रोसेस में रहेगा, अप्रूव नहीं होगा। उम्मीद है आज की डिस्कशन से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, डिस्कशंस आप लोगों के लिए आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।